नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। जेडीयू की प्रदेश कमेटी का ऐलान, संगठन में महिलाओं को मिली 33% हिस्सेदारी। कमेटी में 29 उपाध्यक्ष, 60 महासचिव और 111 सचिव शामिल। रांची में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई शुरू। कांग्रेस के अंदर बड़े असंतोष को लेकर हुई चर्चा, हो सकते हैं कई अहम फैसले। अनलॉक 3 में सक्रिय हुई राजनीतिक पार्टियां, राज्य में शुरू हुई पोस्टर वॉर। आरजेडी ने पटना की सड़कों पर लगाए पोस्टर, केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। कैमूर के भभुआ में बिजली गिरने से 2 की मौत, गांव में मातम का माहौल, परिजनों ने की उचित मुआवजे की मांग। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां जनता दल यूनाइटेड ने अपनी नई प्रदेश कमेटी का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आज नई कमेटी की घोषणा करते हुए सूची भी जारी कर दी है। इस दौरान खास बात यह रही कि जेडीयू की नई प्रदेश कमेटी में अब महिलाओं की भी हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है। नीतीश कुमार के संकल्प पर आगे चलते हुए उनकी पार्टी ने संगठन में महिलाओं को 33% हिस्सेदारी दी है। आपको बता दें कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आज पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई प्रदेश कमेटी का ऐलान किया है। वहीं संगठन में महिलाओं को पहली बार 1/3 हिस्सेदारी यानी 33% से ज्यादा जगह दी गई है। नई कमेटी में 29 उपाध्यक्ष, 60 महासचिव, 114 सचिव और 1 कोषाध्यक्ष और 7 प्रवक्ता भी शामिल हैं। इस दौरान उमेश कुशवाहा ने कहा कि देश में जेडीयू पहली पार्टी है जिसने महिलाओं को 33% अधिक से भी ज्यादा हिस्सेदारी दी है। इससे पहले ये काम किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र बाबू के मार्गदर्शन में जनता दल यूनाइटेड पार्टी देश का पहली ऐसी पार्टी बनी है जिसमें महिलाओं को 1/3 से अधिक हिस्सेदारी दी गई है। ये ऐतिहासिक कदम है। अभी तक देश का कोई भी पार्टी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐसा कदम किसी ने नहीं उठाया। यह जनता दल यूनाइटेड पार्टी की इच्छा शक्ति है जो 33% से अधिक महिलाओं की भागीदारी, संगठन में हिस्सेदारी दी गई। यह अनोखी पेश है। हमारी पार्टी के नेता समाज के हर तबकों को लेकर, समाज के हर वर्गों को एक साथ लेकर बिहार के विकास के लिए संकल्पित हैं। बढ़ते हैं आगे, जहां कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के नेतृत्व में आज झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है। बता दें कि कई मायनों में ये विधायक दल की बैठक खास है। यूं तो हर महीने विधायक दल की बैठक होती है, लेकिन ये बैठक कोविड की वजह से लंबे समय के बाद हो रही है। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात करने प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे थे, जिसके बाद कल इरफान अंसारी के नेतृत्व में 4 विधायक दिल्ली पहुंचे थे, जहां पार्टी में सम्मान नहीं मिलने की बात से लेकर 20 सूत्री और बोर्ड निगम गठन को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि राजस्थान और पंजाब के बाद झारखंड कांग्रेस में भी आपसी मतभेद अब खुलकर देखने को मिल रहा है। लिहाजा आज विधायक दल की बैठक में मंत्री पद विस्तार, बोर्ड निगम, 20 सूत्री के गठन और के साथ ही तमाम विधायकों की समस्या और कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ते असंतोष को लेकर चर्चा हो सकती है। तो रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है, जिसमें कई अहम मामलों पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि कल विधायक दल के नेता दिल्ली पहुंचे थे, जहां इरफान अंसारी के नेतृत्व में ये 4 विधायक दिल्ली गए थे, जहां पार्टी में सम्मान नहीं मिलने की बात
से लेकर 20 सूत्रीय मांगों और बोर्ड निगम के गठन को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान अब पंजाब और राजस्थान के बाद झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद अब जनता के सामने खुलकर आने लगे हैं। फिलहाल कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। कई अहम फैसले इस दौरान लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि कई मायनों में ये विधायक दल की बैठक खास है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक चल रही है। काफी लंबे समय के बाद कोरोना काल में अब ये बैठक हुई है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। अब झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह साफ तौर पर जनता के सामने आ रही है। क्या कुछ इस अंतर्कलह को छुपाने के लिए या खत्म करने के लिए नए फैसले लिए जा सकते हैं? सही कहा आपने। कांग्रेस में जिस तरह से पंजाब और राजस्थान में हम लोगों ने देखा, कहीं ना कहीं उसी तरह की तस्वीरें अब झारखंड कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है। विवाद लगातार निकल करके सामने आ रहा है, असंतोष लगातार सामने आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव दिल्ली पहुंचे थे केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने, तो आरपीएन सिंह से घंटों उनके कार्यालय में बैठे रहे, लेकिन आरपीएन सिंह ने रामेश्वर उरांव से मुलाकात नहीं की निश्चित तौर पर। और उसके बाद कल जब इरफान अंसारी के नेतृत्व में 4 विधायक दिल्ली पहुंचते हैं, तो उन्होंने आरपीएन सिंह से भी मुलाकात की और वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। तो ये जो मैसेज है, ये मैसेज कहीं न कहीं इस बात की पुष्टि करता है कि शायद कांग्रेस के अंदर झारखंड में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां तक मंत्री परिषद के विस्तार की बात है, तो वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के विवेक पर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मंत्री पद का जो 12वां मंत्री पद का विस्तार होगा, वो मंत्री पद क्या कांग्रेस को मिलेगा? और उससे भी बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल नवीन, कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक चल रही है, जिसमें कई मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं, जहां कांग्रेस के अंतर्कलह को भी अब छुपाने की कोशिश की जा रही है। नवीन, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा भी जुड़ गए। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज पर। धन्यवाद। राकेश जी, अब पंजाब और राजस्थान के बाद झारखंड में भी कांग्रेस के बीच अंतर्कलह देखने को मिल रही है। क्या वजह है इस अंतर्कलह की, और जो विधायक दल की बैठक चल रही है, इसमें क्या कुछ चर्चाएं शामिल हैं? क्या कुछ अहम फैसले पार्टी से संबंधित, विधायकों से संबंधित लिए जा सकते हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ना तो कांग्रेस में झारखंड में कोई समाधान चल रहा है और ना ही कोई अंतर्कलह चल रहा। ये विधायक दल की बैठक एक रूटीन बैठक है, स्वाभाविक बैठक है, क्योंकि डॉक्टर आरपीएन सिंह जो हमारे प्रभारी हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर साहब हैं। ये चर्चा चली थी बहुत पहले कि हर 2 महीने से विधायक दल की बैठक होगी, और क्योंकि कोरोना काल के दौरान जो है ये विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई थी, इसलिए आज ये बैठक का आयोजन किया गया। और स्वाभाविक तौर पे कि जब विधायकों की बैठक होती है, तो विधायक अपने जिले से संबंधित समस्याएं उस बैठक में रखते हैं, और उसके बाद जो है उसके निराकरण की दिशा में। बिल्कुल राकेश जी, आपका कहना है कि कोरोना के चलते काफी लंबे समय से बैठक नहीं हो पाई थी, जिसके बाद अब ये बैठक की जा रही है, जिसमें राज्य हित में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। पार्टी आपसी समन्वय से ये बैठक कर रही है, जिसमें अंतर्कलह कहीं नहीं है, पार्टी में कहीं घमासान नहीं है। तो फिर आखिर क्या वजह है कि कल 4 विधायक दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी में सम्मान न मिलने की बात को दर्शाया था? नहीं, देखिए, ऐसी कहीं कोई बात नहीं हुई थी। और जहां तक विधायकों का दिल्ली पहुंचना है, तो दिल्ली में हमारा केंद्रीय नेतृत्व रहता है, हम बराबर दिल्ली आते जाते रहते हैं, तो दिल्ली जाने भर से सिर्फ कोई प्रयास नहीं लगाया जाता कि सब ठीक ठाक नहीं है। दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व बैठता है, अपने नेतृत्व के पास अपनी जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी मांग है, वो मांग हम अपने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखते हैं। राज्य के विकास के लिए हमने क्या किया, कोरोना काल में किस प्रकार महागठबंधन की सरकार और कांग्रेस पार्टी जनता के जीवन और जीविका का उचित संरक्षण किया, ये बातें हम लोग जाकर के वहां विधायकों ने रखा है। बिल्कुल राकेश जी, जैसा कि आपने बताया कि विधायक मिलने गए थे, जो उन्होंने पार्टी केंद्र से बातचीत करने गए थे, लेकिन इस दौरान ये बात भी साफ तौर पर निकल करके सामने आ रही है कि कहीं न कहीं पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है विधायकों को, जिसकी वजह से विधायक नाराज हैं। वहीं इस दौरान 20 सूत्रीय मांगों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। विधायकों की क्या कुछ मांग है जो पार्टी पूरी नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से विधायकों में कहीं न कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है? नहीं, देखिए, विधायकों में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। जो भी विधायक दिल्ली गए थे,
वो हमारे संगठन प्रभारी आदरणीय वेणुगोपाल जी से, हमारे झारखंड के प्रभारी आदरणीय आरसीएल सिंह जी से मुलाकात की है। और मुलाकात के दौरान उन्होंने ये कहा था कि हम भ्रष्टाचार पे, जो पूर्ववर्ती सरकार ने इस राज्य को भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया था, उस भ्रष्टाचार को हम प्रखंड स्तर से लेकर के पंचायत स्तर तक और पंचायत से लेकर के जिला स्तर पर हम खत्म तभी कर पाएंगे जब जैसे या बोर्ड निगम जैसे का गठन हो सके और इसमें अधिक से अधिक हमारे जो जमीनी कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं को इसमें समाहित किया जा सके। तो ये हमें लगता है कि ये कोई विरोध की बात नहीं है। अगर कार्यकर्ताओं की बात हमारे विधायक करते हैं तो विधायकों की नाराजगी नहीं है, ये तो कार्यकर्ताओं की सम्मान की बात हमारे विधायक कर रहे हैं। राकेश जी, जैसा कि आपने बताया कि कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कर रहे थे, यहाँ पार्टी में अंतर कलह कहीं नहीं दर्शाई जा रही। हालांकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है, अब देखना ये होगा कि इस पर विधायक के मुद्दों पर, कार्यकर्ताओं के मुद्दों पर कितनी चर्चा होती है, क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ बने हुए थे। नवीन तमाम जानकारी दे रहे थे। जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है, कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, इस दौरान कई अहम फैसले भी निकल करके सामने आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24x7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, टूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। जहां बिहार में अनलॉक 3 की शुरुआत होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां अब सक्रिय होने लगी हैं। महंगाई को लेकर आरजेडी ने पोस्टर के जरिए केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि आरजेडी की ओर से पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाया गया है, जिसका जायजा लिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सिंह ने। सैया हमार कमाए जात है, महंगाई डायन खाए जात है। जिस तरह देश में महंगाई बढ़ी है, उसको लेके तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं लगातार सरकार को घेरने में लगी हुई हैं। इसी को लेके पटना राजद कार्यालय के बाहर राजद कार्यकर्ताओं द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है। आप देख सकते हैं इस पोस्टर में क्या है। इस पोस्टर में जिस तरह महंगाई बढ़ी है उसको दिखाने की कोशिश की गई है राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा। जिस तरह सरसों के दाम 220 रुपए लीटर पहुंच गए हैं, रिफाइंड 180 रुपए लीटर पहुंच गए हैं, दाल की कीमत 120 रुपए हो गई है, वहीं चना दाल 80 रुपए किलो मिल रहे हैं। इसको लेके जो विपक्ष है लगातार सरकार पे हमलावर है। हमारे साथ आरजेडी के नेता हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या इस पोस्टर में है, क्या आप लोग दिखाना? देखिए, इस पोस्टर के माध्यम से जनता को जागरूक करने के लिए हम लोग ने लगाया है कि ये जो मोदी जी ने चुनाव पूर्व में जितने भी वादे किए थे वो सब ढकोसला है, आई बास है और ब्रेन बास है। उन्होंने एक भी वादा नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा नहीं किया है। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जिस दिन बनेगी 30 दिन के अंदर महंगाई पर काबू करेंगे। कहाँ गया 30 दिन? 7 साल हो गए और महंगाई सूरसा की तरह मुंह बा करके रात और दिन दुगना तिगना चौगना बड़ा होती चली गई। और आज इस कदर हो गई है कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 55 से $65 प्रति बैरल है और हम बेच रहे हैं कैसे? 106 रुपये
प्रति लीटर। कांग्रेस के रीजन का अगर कंपेरिजन करें तो 107 से 110 डॉलर प्रति बैरल था, तो हम बेच रहे थे 70 रुपये लीटर। और आज देख लीजिए महंगाई कहाँ इनका झूठ, मोदी जी का झूठ कहाँ चला गया। और कहा करते थे अब जब सत्ता में आए, सत्ता के आने के पहले कहे कि 2 करोड़ लोगों को सालाना नौकरी देंगे। 2 करोड़ इस साल नौकरी गई है, लोगों की नौकरियां 2 करोड़ चली गई। यहाँ इसमें बताने का भी मैं लॉस्ट माई जॉब, मेरा जॉब खत्म हो गया, तो मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलो। तो जब मोदी जी बोल रहे हैं पकौड़ा तलो, तो पकौड़ा का पानी में तलो। पकौड़ा में सरसों का तेल चाहिए, तो सरसों तेल जब 220 रुपया है मोदी जी, तो पकौड़ा हम बेचेंगे कैसे? जनता खाएगी तो? इस देश की जनता भूखमरी की शिकार है, इस देश की जनता कुपोषण का शिकार है। मोदी जी कहाँ सोए हुए हो, किस निंद्रा में सोए हुए हो, किस कारपोरेट जगत के लोगों के साथ सोए हुए हो? खाली सूट और बूट करोड़ों रुपया का पहनने से जनता का भलाई नहीं होने वाला है। मोदी जी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस देश की जनता को, इस देश की जनता की आवाज को सुनिए और महंगाई कम कीजिए, जिससे लोग भूखमरी से बचे, लोगों को 2 टाइम का निवाला मिले, 2 टाइम का खाना मिले। ये मोदी जी कीजिए, तो जाकर मैं आरजेडी के लोग भी होकर करके आपका मैं गुणगान करने का काम करूंगा। लेकिन अगर महंगाई कम नहीं हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरने का काम करेगी। तो बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल महंगाई के खिलाफ सड़कों पे उतरने का काम करेगी। इस पोस्टर में आप देखिए जिस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत 106 रुपये पेट्रोल पहुंच गए हैं, डीजल 100 रुपये लीटर पहुंच गए हैं। उस पे केंद्र सरकार से सवाल आरजेडी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जब विपक्ष में होते हैं तो महंगाई पर बड़ा सवाल उठाते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो उसका जिम्मेदार विपक्ष को बताते हैं। तो ये सवाल है राष्ट्रीय जनता दल का। अब देखना होगा कि इस पोस्टर के बाद बिहार की राजनीति कितनी गर्म होती है और सरकार महंगाई पे लगाम लाने में कितना सक्षम हो पाती है। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। बढ़ते हैं आगे, जहां इन दिनों सुपौल सदर बाजार के सौंदर्यकरण को लेकर जिलाधिकारी काफी सजग नजर आ रहे हैं। स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज और आरओबी निर्माण कार्य को लेकर यातायात भी काफी प्रभावित हो रहा है। अक्सर सदर बाजार की सड़कों में जाम लगा रहता है। जाम से निजात दिलाने और निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसको लेकर एसडीएम मनीष कुमार, एसडीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी दलबल के साथ सड़कों पर उतरे और स्थायी बस स्टैंड की जगह को खाली कराया। आपको बता दें कि बसों के आवागमन के चलते अक्सर यातायात बाधित हो जाया करता है, जिसको ध्यान में रखते हुए बस स्टैंड को अस्थायी रूप से अलग अलग जगह पर शिफ्ट किया गया। एसडीएम मनीष कुमार ने कहा कि निर्माण कार्य को लेकर बस स्टैंड की जगह को खाली कराया गया है। ये भी हमारा आरओबी का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है और पूरा शहर का ट्रैफिक सिर्फ पिपरा रोड पर डाइवर्ट हो गया है। यहाँ पर बस स्टैंड था तो यहाँ अलग अलग दिशा के बस स्टैंड जो भी है प्रशासकी है उनको, जैसे किशनपुर और किशनपुर की तरफ जाने वाली बसों को सुधा डेयरी से लेके समाहरणालय तक शिफ्ट किया गया है। सहरसा जाने वाली बसों को गांधी मैदान के पास शिफ्ट किया गया है और इस तरह से जो बसों का प्रेशर था यहाँ पर पिपरा रोड में उसको शिफ्ट किया गया है ताकि अनावश्यक रूप से यहाँ ट्रैफिक बाधित ना हो। एसडीओ साहब बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। ये बस स्टैंड जो है जब तक आरओबी का पूर्ण तरीके से निर्माण नहीं हो जाता है बस स्टैंड को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ बसेस को सुधा डेयरी के सामने, कुछ को गांधी मैदान में और कुछ को डिग्री कॉलेज के सामने जो है वो किया गया है। अगली खबर सीतामढ़ी से है, जहां जिला प्रशासन शहर में हुए जल जमाव पर गंभीर दिखाई दे रहा है। सीतामढ़ी के नव पदस्थापित टीएम सुनील कुमार यादव खुद शहर के ऐसे इलाकों में पहुंचे जहां लंबे समय से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं मौके पर संबंधित अधिकारियों को भी बुलाया गया और मामले की जानकारी ली गई। इस दौरान डीएम ने स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को भी जाना। काफी हो रही है यहाँ पे सीतामढ़ी में और लो लाइंग एरिया बहुत ज्यादा है। तो जिस तरीके से लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर रखा है बाजार मैनर में, तो उससे ये होता है कि अब ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो उसका निदान करने के लिए जैसे एक एसडीओ अफसर बता रहे हैं कि एक 101 करोड़ का एक प्लान इन्होंने बनाया है जिसमें कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनाए जाएंगे
संप हाउसेज कुछ बनाए जाएंगे, अकॉर्डिंगली आगे काम किया जाएगा। और कुछ मकान हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग बाय लॉज या बाकी नक्शा वगैरह का वायलेशन करते हैं, तो उन सबको भी हम नोटिस करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि सिविक सेंस में, क्योंकि अभी निगम हो गया है, नगर निगम हो गया है, तो अब ऐसे तो नहीं होगा कि आप कहीं भी बाय लॉज का वायलेशन करके कुछ करें और फ्यूचर में फिर ड्रेन वगैरह की प्रॉब्लम आए। तो इसलिए हम लोग एक होलिस्टिक प्लान इसके लिए बना रहे हैं। और इसी के साथ रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। मनेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध बालू की वसूली और वर्चस्व को लेकर गोलीबारी हुई है। बालूघाट पर वर्चस्व को लेकर दो गुट आमने सामने आए। नागरिकों से बालू की वसूली को लेकर बंदूकें तक चल गई। हालांकि इस मामले में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं सामने आई है। पूरा मामला मनेर के 84 सोन नदी घाट का। इस वक्त की बड़ी खबर मनेर से, जहां अवैध बालू की वसूली और वर्चस्व को लेकर गोलीबारी हुई है। बालूघाट पर वर्चस्व को लेकर दो गुट आमने सामने आए, जहां नागरिकों से बालू की वसूली को लेकर बंदूकें तक चल गई। इस पूरे मामले में राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मनेर से बता रहे हैं हम आपको, जहां अवैध बालू की वसूली को लेकर और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो गुट आमने सामने आए, जहां गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस दौरान मौके पर किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनेर से हमारे संवाददाता शोएब खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, अवैध बालू की वसूली और वर्चस्व को लेकर गोलीबारी हुई है, क्या कुछ कहना पुलिस प्रशासन का, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है? जी प्रगति, मामला हो गया है कि जो बालू अवैध बालू खनन मामले में वर्चस्व को लेकर हुई गोलीबारी में अब तक पुलिस सीमा के मामले में अटकी हुई है। जहां न पुलिस का कहना है कि बीटा इलाके में है, तो बीटा पुलिस का कहना है कि मनेर इलाके में है, जिसे लेकर पेच फंसा हुआ है। अब तक घटना पर पुलिस नहीं पहुंच सकी है। हालांकि सोन नदी में पानी आ चुकी है, जिसकी वजह से पुलिस अभी पहुंच नहीं सकी है और लगातार बंदूक वहां पर मौके पर गरज रही है। जी प्रगति। जी शोएब, जैसा कि आपने बताया कि दो थानों की पुलिस के बीच में आपसी असमंजस की वजह से इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई की शुरुआत तक नहीं हो सकी अभी तक। ये पुलिस प्रशासन की बड़ी नाकामी और लापरवाही को दर्शाता है कि आपसी असमंजस की वजह से इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लगाया जा सकता है, कार्रवाई की शुरुआत नहीं हो पाई अभी तक। जी प्रगति, अब तक पूरी तरह से मामला फंस गया है कि 84 जो पड़ता है नदी बालू घाट बताया जाता है, अवैध बालू घाट, वो बीटा पुलिस का मानना है कि वो मनेर में है, मनेर पुलिस का मानना है कि वो बीटा में भी असमंजस का स्थिति बना हुआ है। लगातार बंदूकें गरज रही है, गोली चल रही है, लेकिन अब तक सूचना नहीं मिली है कि किसी के हताहत होने की सूचना है। जी प्रगति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां बिहार में लगातार हो रही बारिश ने एक ओर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर तेज बारिश और वज्रपात से लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। कैमूर जिले में भभुआ में भी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं एक अन्य युवक बुरी तरह से झुलस गया। पूरा मामला परसिया गांव के पास का बताया जा रहा है। बता दें कि बाइक पर 3 दोस्त इटाड़ी गांव जा रहे थे, तभी तेज बारिश से बचने के लिए वो शीशम के पेड़ के नीचे छिप गए। तभी आकाशीय बिजली उन पर गिर गई, जिसमें 2 की मौत हो गई और एक झुलस गया। घायल युवक ने अपने परिजनों को घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिजनों के सहयोग से सभी को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे के बाद अब परिजन उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भभुआ से ये लोग अपने गांव गाड़ी जा रहे थे, तो उसी दरमियान जो है बिजली कड़का और ये जेल के पास वहीं पे आसमानी बिजली से 2 लोगों की मौत हुई, इसमें भी एक संदीप कुमार और एक सुदामा कुमार, जो एक गाड़ी का रहने वाला है, एक नाम दोनों की मौत हो चुकी है। ये कब का मामला है और क्या चाहते हैं आप लोग? अभी पता है कि 1 घंटा पहले हुआ है, 1 घंटा पहले 6:30-7 बजे गए और लोगों को मुआवजा देना चाहिए। अगली खबर बेगूसराय से है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक मजदूर की मौत हो गई। दरअसल गिरे हुए बिजली के तार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं इस घटना से नाराज लोगों ने बिजली ऑफिस के पास शव रखकर NH-28 को जमकर हंगामा किया। दरअसल फुलवरिया थाना क्षेत्र के शोखारा गांव में मकान ढलाई के बाद मजदूर मिक्सर मशीन को घुमा रहा था, तभी पास में गिरे बिजली की तार की चपेट में आ गया, जिससे
उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक चकिया थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव का रहने वाला था। वहीं घटना के बाद पुलिस ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर उचित सरकारी मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया है, तब जाकर स्थिति को काबू में किया जा सका। अमरपुर के वासी थे जो मजदूर थे, नित्य दिन की तरह काम कर रहे थे। काम करने के क्रम में जब वापस लौट रहे थे तो वो बिजली की चपेट में आरत पर, बरौनी आरत पर, और उनको उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद बिजली विभाग के विरुद्ध आक्रोश जताने के लिए ये लोग एनएच पर आए, लेकिन बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव से बात हुई। उन्होंने जो उचित मुआवजा है उसमें दिलाने में मदद करने का आश्वासन दिया। पूर्णिया के 22 अनुमंडल में इस बार फिर कनकई नदी का कटाव शुरू हो गया है। खतरे को देख लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल कनकई नदी में नगरा टोला में भारी तबाही मचवाई थी। तब प्राथमिक स्कूल समेत करीब 70 घर कटकर नदी में विलीन हो गए थे। इस बार भी कनकई नदी नजदीक आ गई है, जिसके कटाव के कहर से बचने के लिए लोग अपने ही बनाए घरों को तोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन लोगों को कोई सरकारी लाभ नहीं मिल रहा। जो है मतलब 3 साल से जो है हम लोगों को यहाँ मतलब जो है जून के बाद बिल्कुल सुकून नहीं मिलता। हम लोगों का बाल बच्चा अभी से हम लोग जो है ये देखिए पूरा घर इधर रोड का किनारे में बसे हुए। हम लोग कम से कम 100 घर यहाँ कटा है पिछला साल में। हम लोग सर के रोड के किनारे में जाकर के बसे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से अभी भी जो हम लोगों को जैसे पानी आएगा, बाढ़ आएगा, फिर नदी कटा होगा, फिर हम लोग भागेंगे। हम लोग को यहाँ रहने से कोई सुकून नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।